नमस्कार साथियों, आप सभी का अंकुर क्लासेस में स्वागत है। और मैं आप लोगों को साइटोलॉजी पढ़ा रहा था। बायोलॉजी के अंतर्गत साइटोलॉजी शब्द चल रहा था, जिसमें कि हमने शायद हम लोगों की 3 क्लासें हो गई है। इसके बाद में अब बात करते हैं हम लोग साइटोलॉजी के अगले पैटर्न की, अगले मतलब कि टॉपिक की। उसका अगला टॉपिक क्या है? तो हमने लगभग बात करी थी कि हमने सेल के कोशिका के जो अंग होते हैं उनके बारे में अध्ययन कर लिया था। इसके बाद मैंने साइटोलॉजी के टाइप्स बता दिए थे। इसके बाद में साइटोलॉजी के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें जो थी वो क्लियर हो गई थी। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग आज साइटोलॉजी की। हमारा टॉपिक वही रहेगा, साइटोलॉजी। आप लोगों को लग रहा होगा ये आज चौथी क्लास है लगभग, इससे पहले 3 क्लासें हो चुकी, तो लगभग आप लोगों को लग रहा होगा कि ये काफ़ी लंबा है। तो हमने बोला था, आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया था, पहले ही दिन बताया था कि कम से कम आप लोगों को 15-16 क्लासें लगेंगी इसको पूरा कवर करने में। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं। तो उस दिन हमने, अब इसके पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कोशिका के अंग। तो आज पढ़ेंगे हम लोग, बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन। बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी कि इसकी अब ये जो मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली जो होती है, उसकी थिकनेस कितनी होती है? थिकनेस मतलब कि उसकी मोटाई। भाई, जो कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली पाई जाएगी उसकी मोटाई कितनी होती है? तो हमारा आंसर है, चल नहीं रहेगा, 75 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो अगर बात करते हैं 75 एंगस्ट्रॉम, फिर अगर बात आती है इसको नैनोमीटर में बताओ तो 7.5 nm। ठीक है, अब ये तो होगा नैनोमीटर। अगर बात करता माइक्रोमीटर की तो 0.007, ये माइक्रोमीटर की है। ठीक है, तो आपसे अगर थिकनेस पूछता है, उसकी मोटाई पूछता है, तो 75 एंगस्ट्रॉम में बताओगे 75, नैनोमीटर में 7.5 और माइक्रोमीटर में बताओगे आप 0.007। अब बात आती है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब कि संरचना। अगला क्वेश्चन ये आपसे पूछेगा कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसको बोलते हैं तरल मोज़ेक मोटाई, तरल मोज़ेक मोटाई। ठीक है, समझ में आया? मतलब अगर आप वो संरचना की बात करता है तो आप लोग क्या बताओगे? तरल मोज़ेक मोटाई। अब इसके बाद बात करते हैं ये दिया किसने था, जो जो स्ट्रक्चर है ये बताया किसने था, ये साइंटिस्ट का नाम क्या था? तो सिंगर एंड निकोलन्स, सिंगर एंड निकोलन्स, निकोलसन लिखो। ठीक है, अब बात ये आती है स्ट्रक्चर किसने बताया था? सिंगर एंड निकोलसन ने इसको। और ये स्ट्रक्चर होता है इसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। आपने मोज़ेक जो नहीं होता जो टाइल्स के तरीके आपने देखा होगा, स्ट्रक्चर उसका उस टाइप का होता है, जो आपने देखा होगा घरों में लोगों के यहाँ कलेजी लगी होती है, तो उस टाइप का इसका ये होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये बना काहे का होता है। तो मैंने आप लोगों को कल ही बताया था क्या का बना होता है? फॉस्फोलिपिड का, फॉस्फोलिपिड। किसका बना होता है? फॉस्फोलिपिड का। ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताया था कि जो इसकी एक सेल मेम्ब्रेन होती है, ये जस्ट लाइक जैसे हम लोग क्या बोलते हैं उसको, बर्गर। तो जो देखा होगा बर्गर के 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट 2 पार्ट, उसके बीच में भरा होता है प्याज टमाटर जो भी भरा होता है, उसी तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। मान लो जैसे हमने कोई एक यहाँ पर एक लेयर यहाँ पर बना दी और एक लेयर यहाँ पर बना दी, तो इसके बीच में ये ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, मतलब ये इसका ऊपरी भाग हो गया, इसका निचले वाला भाग हो गया। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो ये हम इसको स्ट्रक्चर ऐसा दे देंगे, एक ये दे देंगे और इसके नीचे हम लोग इसका टेल बना देंगे।
ऐसे करके, ठीक है। तो ये वाला इसका जो भाग हो जाएगा वो इसका हेड हो जाएगा। ये वाला भाग क्या कहलाएगा? सिर कहलाएगा। और ये वाला भाग क्या कहलाएगा? टेल कहलाएगा। टेल का मतलब पूंछ कहलाएगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि जो ये सिर वाला भाग है, ये जो सिर वाला भाग है इसको क्या बोला जाता है? पेपर में बहुत पूछा जाता है। इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? इस टेल वाले भाग को, इस टेल वाले भाग को बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, समझ में? मतलब कि ये वाला जो है ये पानी में अघुलनशील है, पानी में अघुलनशील, ठीक है, समझ में आया? और ये वाला पानी में घुलनशील। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। सबसे पहली बात तो वो पूछेगा कोशिका झिल्ली की मोटाई कितनी होती है? 75 एंगस्ट्रॉम। अभी आली अगर आंसर आया तो यहाँ तक हम लोग नहीं पहुंचे, बस यहीं तक उसने पूछा है। मतलब अगर आपसे पूछ लेगा कोशिका झिल्ली की मोटाई कितनी होती है तो 75 एंगस्ट्रॉम। स्ट्रक्चर जो होता है तो वो मोजैक के तरीके होता है, तरल। मोजैक का मतलब यही है, हम घरों में आप उससे ले कलेजी जो लगी होती है, आपने देखा होगा जगह जगह बिंदी 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 होती है उस टाइप का। तो इससे फ्लूइड मोजैक मॉडल होता है। और इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया कितना, सिंगर एंड निकोलसन ने। और ये बना काहे का होता है? फॉस्फोलिपिड का। इसके बाद में जो ये वाला भाग होता है तो इसके भाग में छोटी छोटी टेल पाई जाती है। तो हमने उसको इस स्ट्रक्चर में दिखाया आपको। जो हेड वाला भाग होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, और जो टेल वाला भाग होता है हाइड्रोफिलिक होता है। मतलब कि जो पानी से प्यार ना करे, वही तो हुआ ना। ये हाइड्रोफोलिक, ये ऊपर वाला भाग है, ये पानी से प्यार नहीं करेगा, मतलब कि तो उसको बोल दोगे हाइड्रोफोलिक फोबिक। मतलब कि होता ना हाइड्रोफोबिया, एक इंग्लिश का वर्ड है जिसमें बोला था फोबिया का अर्थ होता है डर, ठीक है। मतलब कि जिसको पानी से डर, हाइड्रोफोबिया, जिसको पानी से या जल से डर लगता हो। तो हाइड्रोफोबिक मतलब ये पानी में कैसा है? अघुलनशील है, इसका ऊपर वाला भाग, ठीक है। और जो ये नीचे वाला भाग है टेल वाला, ये हाइड्रोफिलिक है, मतलब पानी में कैसा है? घुलनशील है, ठीक है। इतना नोट करो, फिर आगे करवाएं। तो इतनी बात तो समझ में आ गई। एक अब बात करते हैं कि जो ये कंडीशन है या सेल मेम्ब्रेन को ऑब्जर्व किसने किया था? ऑब्जर्व, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व का मतलब कि इसको देखा किसने था? सबसे पहले इसको देखा किसने था? क्वेश्चन तो यही तो बनेगा कि सेल मेम्ब्रेन जो कोशिका झिल्ली है उसको सबसे पहले देखा किसने था? तो ग्रांडेल ने देखा था। किसने देखा था? ग्रांडेल ने देखा था, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनेगा? ऑब्जर्व, मतलब ऑब्जर्व मतलब कि जो कोशिका झिल्ली है उसको सबसे पहले देखा किसने था? तो देखा था ग्रांडेल ने। जब ग्रांडेल ने देखा था तो अगला क्वेश्चन ये बना, देखा तो किसमें देखा था? ये भी तो हो सकता है कि देखा किसमें था। तो बात आती है देखा किसमें था? आरबीसी। किसमें देखा था? आरबीसी, ठीक है। आरबीसी का मतलब लाल रुधिर कणिका। एक पॉइंट और है यहाँ पर, जैसे इसको हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड कार्पल्स, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ लोग इसको बोल देते हैं रेड ब्लड सेल। सुनना इस चीज को, अंतर बता रहा है। वैसे एक्चुअल में इसको बोलते हैं रेड ब्लड कार्पल्स, क्योंकि इसको हम कोशिका ना बोल करके कणिका बोलते हैं। और कहीं कहीं पर आप लोगों को बुक में भी मिल जाएगा, कोई मतलब कि कोई कोई बता देता है कि आरबीसी रेड ब्लड सेल बोलते हैं।
बोलते तो हैं बट रेड ब्लड सेल गलत हो जाता है। रीजन ये है कि जब कोई कोशिका किसी लिक्विड में डूबी हुई होती है, किसी लिक्विड में मौजूद होती है, तो उसको हम कोशिका न बोल करके क्या बोलते हैं, रेड मतलब कि कणिका बोलते हैं या कार्पल्स बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो ऑब्जर्व, इन्होंने डिस्कवर नहीं किया है, एक बात ये भी याद रखना, इन्होंने डिस्कवर नहीं किया है, इन्होंने क्या किया था, देखा था। तो भी किसमें देखा था, लाल रुधिर कणिका में। तो अब बात ये आती है कि कोशिका झिल्ली की डिस्कवरी किसने करी थी। अगला क्वेश्चन क्या आएगा कि जो इसकी खोज है वो किसने करी थी। अब आप लोग क्या बताओगे, अब बात आती है किसने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। क्वेश्चन ये है कि कोशिका झिल्ली की खोज किसने करी थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। यहां पर रॉबर्ट हुक नहीं टिक करोगे। और किसमें देखा था, ऑर्चिड के प्लांट में देखा था। किसके प्लांट में देखा था, ऑर्चिड प्लांट, उसमें देखा था, ऑर्चिड के प्लांट में। तो कोशिका झिल्ली की खोज किसने करी, रॉबर्ट ब्राउन ने। किस पौधे में करी थी, तो ऑर्चिड प्लांट में। ये ऑर्चिड क्या होता है, बता सकते हो ऑर्चिड क्या होता है। आपने देखा होगा सजावटी पौधा, सजावटी पौधा। अरे आप लोग पार्टी आर्टी में जाते हो या किसी को गिफ्ट देते हो तो बुके दे देते हो ना, तो उस जो बुके का पौधा था उसमें इन्होंने किसकी खोज करी थी, कोशिका झिल्ली की खोज करी थी। अब आया समझ में। अगला पॉइंट ये आता है न्यूक्लियस। फिर हम बात करते हैं किसकी, न्यूक्लियस की, केंद्रक। अगर आप लोगों ने, एक चीज और है, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं। अगर आप लोग मतलब ये क्लास आज ये चौथी क्लास है लगभग, और चौथी क्लास आप यहाँ डायरेक्ट देख रहे हो, तो आपको समझ में थोड़ा कम आएगा। रीजन ये है कि यहाँ पर अब मतलब कि इसके पहले 3 क्लासें हो चुकी हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन भी हो सकती है कि सर ये ऐसे ऐसे कैसे हो, या कैसे बताया आपने, या ये कैसे हुआ। तो इसके लिए आपको पहले प्रीवियस ईयर की जितनी भी तीनों क्लासें उनको देख करके तब आप इसमें जब देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, अन्यथा यहाँ पर समझ में कुछ आने वाला है नहीं, सीधी बात है, आप यहाँ पर समझ नहीं सकते। ठीक है, तो बात करते हैं न्यूक्लियस की। और मैंने आप लोगों को बोला था, ये हमने क्वेश्चन, अगर हम यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, न्यूक्लियस शब्द जुड़ा है, तो हम अगर आपसे ये पूछे किस किन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन क्या है, फिर से सुनना, कि केंद्रक जो है वो अब्सेंट होता है किन कौन सी कोशिकाओं में, तो आप लोग किसको बताओगे। मतलब क्वेश्चन ये है, इट इज, या हम सीधा आंसर लिखे दे रहे हैं, इट इज अब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, इन प्रोकैरियोटिक सेल। चीजें समझे, मतलब कि जो न्यूक्लियस है वो किसमें एब्सेंट होगा, इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। फिर अगला पॉइंट ये बन सकता है, तो फिर इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। समझ गए, ये मैंने पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को कि इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। केंद्रक जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता, अनुपस्थित होता, उसमें नहीं पाया जाता। केंद्रक किस में पाया जाएगा, यूकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है, इतना नोट कर लो फिर कराएं। नोट हो गया। अब अगला क्वेश्चन ये बन सकता है
कि हम जो केंद्रक है या न्यूक्लियस है, इसकी जो है जानकारी किस में लेते हैं, इसमें किसका अध्ययन करते हैं। तो बात ये आती है कि स्टडी, न्यूक्लियस की स्टडी किस में करते हैं, तो कैरियोलॉजी में करते हैं। कैरियोलॉजी, मैंने आप लोगों को बताया इस कैरियो का मतलब ही होता है न्यूक्लियस। क्या मतलब होता है, न्यूक्लियस, ठीक है, केंद्रक, ठीक है, ये समझ में आई। तो अगर बात करते केंद्रक का अध्ययन तो किसमें करते हैं, तो केंद्रक का अध्ययन किसमें करते हैं, कैरियोलॉजी में करते हैं। अब बात ये आती है कि जो सेल का है सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, या स्टडी या लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल। अगला क्वेश्चन क्या बनाओगे, क्वेश्चन बन सकता है कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल, मतलब कि कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो वो हम किसका नाम देंगे, न्यूक्लियस का ही नाम देंगे, ठीक है, केंद्रक। चीज समझ में आई? मतलब कि सबसे जो कोशिका होती है, कोशिका का जो सबसे बड़ा भाग होता है या सबसे बड़ा जो पार्ट है वो कौन सा होता है, न्यूक्लियस होता है। अच्छा, एक और स्टार बना के पॉइंट लिख लो कि जो न्यूक्लियस है आरबीसी में, जो न्यूक्लियस है वो अब्सेंट होता है। ये किताबों में नहीं लिखा मिलेगा, ये बात सत्य है, लेकिन अब्सेंट होता है। तो अब आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आएगा, सर किताबों में, हाँ किताबों में तुमको लिखा मिल जाएगा कि जो है केंद्रक जो होता है, मतलब कि केंद्रक आरबीसी में उपस्थित नहीं होता है, ठीक है, ये तो बात किताबों में लिखी हुई है। तो आप ये बताओ सर, फिर आप कैसे, मतलब कि आप बताओ ना फिर ये क्यों अब्सेंट है, ये क्यों नहीं पाया जाता है आरबीसी के अंदर। तो बात करते हैं, मान लो ये कोशिका है, ठीक है, अब क्या होगा, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जिसका काम O2 और CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में, मतलब संवहन करता है, या तो ऑक्सीजन या CO2 का काम करता है। अब अगर हम ये बोल दें कि आरबीसी में यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, तो अब ये बात तो सबके पास लिखो, लेकिन रीजन क्या है कि ये अब्सेंट होता है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण यही है कि आरबीसी की जो कोशिकाएं होती है, जो तरल होता है उसमें जो O2 है और CO2 है, उसका काम संवहन का है, कौन करेगा, हीमोग्लोबिन। अगर यहाँ पर मान लो थोड़ी देर के लिए न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जाएगा, तो न्यूक्लियस का आकार बड़ा होता है, बात को समझे। अब ये न्यूक्लियस हो गया इसके अंदर, तो मिस्टेक कर देगा ना इसके संवहन में। तो मेन कारण इसीलिए बोला जाता है कि जो कुछ भी हमारे शरीर में है, जो कुछ भी जो शरीर का हमारे निर्माण हुआ है, उसका बहुत ही बड़ा एक एक पार्ट का योगदान है। मतलब पूरे बॉडी के अंदर सेल में न्यूक्लियस पाया जाएगा, लेकिन आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियस अगर होता तो इसके संवहन में प्रॉब्लम होती, मतलब कि O2 और CO2 के संवहन में प्रॉब्लम होती, दिक्कत होती, इसलिए वहां पर वो अब्सेंट है, ठीक है, ये समझ में आ गई। रीजन क्या है, आरबीसी में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, तो रीजन उसका यही है जो हमने अभी बताया आपको, ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। फिर बात करते हैं एक और, ये मान लो 3 4 5 स्टार बना के लिख लो इसको, ठीक है। बात करते हैं कि इसका नाम क्या होता है, केंद्रक का अगला नाम क्या होता है। केंद्रक को हम लोग मैनेजर बोलते हैं, क्या बोल देंगे, मैनेजर बोल देंगे। अच्छा, मैनेजर का काम क्या होता है, अगर किसी भी कंपनी में सेल का मैनेजर कौन, तो न्यूक्लियस, तो अब ये मैनेजर है, नियंत्रक है, तो इस क्या करेगा, मैनेजर, मैनेजर का काम क्या होता है किसी ऑफिस में, मैनेजर तो क्या करता है, कंट्रोलर होता है, क्या होता है, कंट्रोलर होता है, ठीक है। इसका अगला नाम और क्या होता है, ब्रेन ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल। अगला क्वेश्चन क्या बना, पहले पॉइंट, जो हमारा केंद्रक होता है उसको हम मैनेजर भी बोलते हैं, अदर नेम, ठीक है। इसका यहाँ पर अगर आप हेडिंग बना के डालना चाहो तो लिख सकते थे अदर नेम, अदर नेम किसके, न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस को मैनेजर भी बोलते हैं, मैनेजर। और इसको कंट्रोल, भाई मैनेजर का काम क्या होता है, कंट्रोल करना, तो इसको हम कंट्रोलर भी बोलते हैं, ठीक है। फिर ब्रेन ऑफ सेल,
इसको कोशिका का मस्तिष्क भी बोला जाता है। किसको? केंद्रक को। समझ में आया? ठीक है, अब बात करते हैं, लेकिन एक चीज और है, इस केंद्र, इतना नोट करो फिर अगर आया थोड़ा बड़ा है। ये समझ में आया कि दोबारा समझा दें? देखो, स्टडी किस में करते हैं? कैरियोलॉजी में। फिर है, और कैरियो का मतलब हमने उस दिन बताया था क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब बात करते हैं लार्जेस्ट पार्ट्स ऑफ सेल, मतलब कि कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? केंद्रक। यहाँ पर आप लोगों को अभी माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा, लेकिन वो सब छोटे हैं केंद्रक से। तो कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन? केंद्रक। आरबीसी में जो है वो केंद्रक एब्सेंट होता है। मैंने रीजन बता दिया, क्या रीजन है? क्योंकि हीमोग्लोबिन के माध्यम से O2 और CO2 का ट्रांसपोरेशन होता है, संवहन होता है। अगर यहाँ पर न्यूक्लियस आ जाता तो इसके संवहन में प्रॉब्लम होती है, न्यूक्लियस का आकार बड़ा होता है। ठीक है, जब आप कोशिका वगैरह देखते हो, सेल वगैरह देखोगे, तो आपको अच्छा खासा, अगर मान लो ये कोई सेल है, ठीक है, या हम सेल को इस तरीके से ना बना के, हम अगर सेल को ऐसे बना लें, ठीक है, और डबल लेयर में अगर हम प्लांट वाली सेल को ले लें ऐसे करके, और इसके अंदर हम कहीं पर केंद्रक दिखाएं, तो केंद्रक का आकार अदर जो पार्ट्स होंगे सेल के उनसे बड़ा होता है। ठीक है, तो अगर आरबीसी के पास न्यूक्लियस होता तो उसके ट्रांसफॉर्मेशन में दिक्कत होती। तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब अदर नेम की बात करें, मतलब कि न्यूक्लियस के जो अदर नेम है, जो और मतलब और दूसरे नामों से जाना जाता है, तो नंबर 1 पे उसको हम मैनेजर बोलते हैं, कोशिका का मैनेजर। फिर मैनेजर का काम क्या है? कंट्रोल करना, तो कंट्रोलर भी है और ब्रेन ऑफ सेल भी है। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा। चलो हटा रहे हैं अब। अब बात करते हैं, देखो एक पॉइंट और समझो। न्यूक्लियस हो गया, ये कोशिका थी, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये जो पिछले वीडियो में बताया था कि न्यूक्लियस के पास में कुछ ऐसा ऐसा पाया जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते, ये किसकी मेम्ब्रेन है? ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है। तो अगला पॉइंट, मतलब कि सीधा सीधा सिंपल सी बात ये है, केंद्रक के 4 पार्ट्स होते हैं। मतलब कि क्या लिखो, पॉइंट बनेगा, केंद्रक के भाग कितने होंगे? 4। ठीक है, तो नंबर 1 पे बात करते हैं हम सबसे पहले न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक है, पॉइंट समझे? इसको हिंदी में बोलेंगे केंद्रक झिल्ली। क्या बोलेंगे इसको? केंद्रक झिल्ली। समझना इस चीज को। तो पहला क्वेश्चन यही बन के आता है एग्जाम में कि जो केंद्रक, जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, जो केंद्रक झिल्ली होती है, वो बनी काय की होती है? तो वो बनी होती है लिपोप्रोटीन की। किसकी बनी होती है? लिपोप्रोटीन की। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग लाइपोप्रोटीन बोलते हैं, लेकिन हिंदी में इसको लिपोप्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, बात को समझना। इंग्लिश में लाइपो और हिंदी में लिपोप्रोटीन बोलते हैं। अब पूछ लेगा कि इसका फंक्शन क्या है। फंक्शन का मतलब कार्य। इस केंद्रक झिल्ली का कार्य क्या है? तो आप लोग क्या बताओगे इसका कार्य क्या है? इसका कार्य होता है प्रोटेक्शन न्यूक्लियस। प्रोटेक्शन न्यूक्लियस मतलब कि केंद्रक की सुरक्षा। पॉइंट समझ में आया? बात करेगा कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का काम क्या है, तो इसका काम सिर्फ सिर्फ ये है प्रोटेक्शन न्यूक्लियस, मतलब केंद्रक की क्या करेगा? ये सुरक्षा करेगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो केंद्रिका झिल्ली होती है वो काहे की बनी होती है? तो किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा बात करते हैं दूसरे पॉइंट। मैंने कितने पॉइंट बताए थे आप लोगों को? 4 पॉइंट बताए थे। इसमें से पहले पॉइंट में क्या है? केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, उसके बारे में बता दिए। अब बात करते हैं
ये तो बात हो गई न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। केंद्रक हो गया, अब बात करेंगे केंद्रिका की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? केंद्रिका की। सबसे पहले बात तो यही होती है, ये केंद्रिका जो होती है बनी क्या है, इसका कलर कैसा होता है? तो ये कलर होता है इसका बैगनी कलर का। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि जो न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रिका होती है, उसका कलर कैसा होता है? बैगनी कलर का। जब आप न्यूक्लियस देखो तो एक बैंगनी कलर की, आप जब देखोगे कोशिका के अंदर न्यूक्लियस को देखोगे, मतलब कि न्यूक्लियस होगा, केंद्रक होगा, केंद्र के अंदर जैसे बॉल के आकार का एक स्ट्रक्चर होता है, तो वो बॉल के आकार का जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होता है? बैंगनी कलर का होता है। अच्छा, एक चीज और है, ये दिखाई ही कब देगी? मतलब ये जो केंद्रिका है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जो केंद्रिका होती है हमें दिखाई कब देती है? तो जब कोई सेल क्या हो रही हो? डिवाइड हो रही हो। डिवाइड हो रही हो, मतलब हम ऐसा मान सकते हैं, हम मान लें, ऐसा बोलते हैं कि जो पेरेंटल सेल होती हैं, जो मात्र कोशिकाएं होती हैं, वो जब कन्वर्ट हो रही होती हैं, तो उनमें तब उस समय ये न्यूक्लियस या केंद्रिका दिखाई देती है। तो बात समझ में आई? अभी थोड़ा टफ लग रहा होगा। पहला पॉइंट इसका, केंद्रिका का कलर कैसा होता है? बैगनी होता है। ये हमको तभी दिखेगा जब कोई पेरेंटल सेल डिवाइड हो रही होगी। लिख सकते हो जब कोई कोशिका जब कोई सेल डिवाइड हो रही है, या ये लिख सकते हो पेरेंटल सेल के डिवाइड होने पर दिखाई देती है। ठीक है, आया समझ में? चलो नोट कर लो इतना। अब बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की। न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, ये इसका कौन सा पॉइंट है? थर्ड पॉइंट है। अब बात ये आती है कि जो ये इसको न्यूक्लियोप्लाज्म है, प्लाज्म का मतलब होता है द्रव। इस प्लाज्म का मतलब क्या होता है? द्रव। न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक। तो केंद्रक द्रव, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? केंद्रक द्रव। ठीक है, अब बात ये करते हैं, इसको हम बांट लेते हैं दो पार्टों में। एक हमारा पार्ट होगा डीएनए और एक हमारा पार्ट होगा प्रोटीन। चीजें समझना है यहाँ पर। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है, जो केंद्रक द्रव होता है, उसमें क्या क्या होता है? डीएनए होगा और क्या होगा? प्रोटीन होगी। अब चौथा पॉइंट बात करते हैं क्रोमैटिन की। क्रोमैटिन, इसको बोलते हैं क्रोमैटिन। ठीक है, अब ये क्रोमैटिन के बारे में समझते हैं। इसमें क्या क्या होगा? इसमें एक तो डीएनए होगा और इसमें एक में क्रोमोसोम होगा। क्रोमोसोम, ठीक है। अब ये बात आती है, ये बना किस टाइप का होता है? तो इसको लिख सकते हो, इट इज TH थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। मतलब जो हमारा क्रोमैटिन होता है, क्रोमैटिन में डीएनए होगा और क्रोमोसोम होगा। अब बात ये आती है, इसका जो आकार होता है, इसकी संरचना कैसी होती है? इट इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब धागे नुमा संरचना होती है। हिंदी में क्या लिखोगे?
धागे नुमा संरचना होती है। ठीक है, समझ में आया? धागे नुमा संरचना होती है। ठीक है, लिखो इसको फिर और कराएं। अब फिर बात करते हैं न्यूक्लियस की, कि न्यूक्लियस के अंदर क्या भरा होता है, क्या पाया जाता है। न्यूक्लियस मतलब बात करेंगे हम लोग केंद्रक की। केंद्रक बना कहाँ का होता है, या केंद्र के अंदर पाया क्या जाता है? तो केंद्र के अंदर क्या पाया? न्यूक्लिक एसिड। क्या पाया जाएगा? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, पॉइंट समझना है यहाँ पर थोड़ा, कि जो केंद्रक होता है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं हिंदी में न्यूक्लिक अम्ल। क्या बोलोगे? न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, समझना इस चीज को। अब बात ये आती है जो न्यूक्लिक एसिड है, अब इसके बारे में बताया किसने था? जो न्यूक्लिक अम्ल है इसके बारे में बताया किसने था? तो नाम आता है फ्रेडरिक मिशर का। फ्रेडरिक मिशर। ठीक है, बोलेंगे या डिस्कवर भी लिख सकते हो इनको, फ्रेडरिक मिशर। ठीक है, फ्रेडरिक मिशर ने बताया था इसके बारे में। अब ये जो न्यूक्लिक अम्ल है ये कितने प्रकार का होता है, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है। तो न्यूक्लिक अम्ल मतलब बात आएगी यहाँ पर डीएनए की, फिर बात आएगी यहाँ पर आरएनए की। ठीक है, समझना यहाँ पर। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियस में क्या पाया जाएगा? न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड की खोज फ्रेडरिक और मिशर ने। बात ये आती है कि न्यूक्लिक एसिड दो भागों में हमने तोड़ा इसको, एक डीएनए के रूप में, एक आरएनए के रूप में। अब यहाँ पर बात ये आती है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है डीएनए का? तो डी ऑक्सी राइबोज, या राइबो न्यूक्लिक एसिड लिख लो, राइबो न्यूक्लिक एसिड। यही नाम नाम हिंदी में रहेगा, डी ऑक्सी राइबोज। राइबोज भी लिख सकते हो, यहाँ पर ऐसे लगा सकते हो, न्यूक्लिक एसिड की जगह अम्लेट लिख लो। समझ में आया? अब बात करते हैं इसी तरीके से आरएनए का। तो आरएनए में क्या हो जाएगा? राइबोज, या राइबो लिखो, राइबो न्यूक्लिक एसिड। हिंदी में लिखोगे राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, बात करते हैं केंद्रक। तो केंद्रक में क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो फॉर्म में, डीएनए और आरएनए। अब बात ये आती है कि जो ये डीएनए है, इस डीएनए का जो स्ट्रक्चर मॉडल दिया था वो किसने दिया था? मतलब कि डीएनए की संरचना या डीएनए की खोज भी क्वेश्चन बोल देता है, तो स्ट्रक्चर मॉडल किसने दिया था? वॉटसन। यह पूछा जाता है कि द्विकुंडलित संरचना के बारे में किसने बताया था, इसे कई क्वेश्चन घुमा के पूछता है। स्ट्रक्चर मॉडल किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक। याद कर सकते हो इसको। एक वॉटसन एक क्रिकेट खिलाड़ी है, वॉटसन क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है, ऐसा अपना बना सकते हो इसको। तो इसके स्ट्रक्चर मॉडल को किसने बनाया, तैयार किया था, बताया था? वॉटसन और क्रिक ने बताया था। और क्या बताया था? कैसी संरचना होती है?
द्विकुंडलित संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? द्विकुंडलित संरचना होती है। मतलब ऐसे मान सकते हो, ठीक है। ये स्ट्रक्चर किसने बताया था? वॉटसन तथा क्रिक ने। और इसको ये भी बोल सकते हो डबल हेलिक्स। क्या बोल सकते हो? डबल हेलिक्स, ठीक है। अब इसी तरीके से बात करते हैं आरएनए की। तो आरएनए की बात ये होती है, ये सिंगल हेलिक्स है। कैसा है? सिंगल हेलिक्स। मतलब एक कुंडली है, ठीक है। अब इसको किसने बताया था? तो इसको इन्हीं ने बताया था। किसने? फ्रेडरिक मिस्चर ने। फ्रेडरिक मिस्चर ने, ठीक है। आया समझ में? इतना लिख लो। अब एक चीज और, अगर इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है तो इसका स्ट्रक्चर आप लोग ऐसे ऐसे बना सकते हो। सिंगल है, ये ऐसे भी बन सकता है, ये भी याद रखना, ऐसे ऐसे करके भी बना सकते हो, ठीक है। समझ में आया? लेकिन एक चीज हमने इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, और मैंने वहां पर बताया था आप लोगों को आरएनए पाया जाता है। तो मैंने वहां पर तो एक स्ट्रक्चर बता, मतलब डीएनए की बात करते हैं। तो वहां पर मैंने आप लोगों को बोला था, डीएनए जो होता है वो सिंगल हेलिक्स होता है, बट कैसा होता है? कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया था, याद आ रहा होगा। याद आया? तो वो कैसा होता है? गोल होता है। वो एक अलग हो गया, लेकिन अब जो याद रखोगे तो डीएनए कैसा है? खड़े रूप में है। और ऐसे यहाँ पर सिर्फ क्या था? वो गोल था, ठीक है, सिलिंड्रिकल था। ये वर्ड याद आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अब इतना नोट करो। चलो इसी में लिखवा देते कि ये पार्ट पूरा स्लाइड कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इधर लिखवा देते हैं। अब बात ये आती, क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि जो केंद्रक के अलावा, क्वेश्चन ये है, केंद्रक के अलावा डीएनए और कहाँ पाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ये थके थके क्वेश्चन है एक तरीके से। मतलब कि केंद्रक तो एक तरीके से, केंद्रक में तो डीएनए पाया जाता है, लेकिन बात ये करता है कि केंद्रक के अलावा ऐसे कौन से पार्ट हैं कोशिका के जिसमें कि डीएनए पाया जाता है। तो अब आप लोग क्या बताओगे? एक तो पॉइंट बनता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बन के आता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, इसको हरित लवक भी बोलते हैं, ठीक है। समझना इस चीज को। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि केंद्रक के अलावा डीएनए और डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो आप लोग बताओगे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। ये क्लोरोप्लास्ट ह्यूमन में नहीं होगा, ये कहाँ पर होगा? पेड़ पौधों में। इसके बाद बात आती है, एक क्वेश्चन यहाँ पर एक छूट रहा था कि जो ये आरएनए है ये किस फॉर्म में पाया जाता है कोशिका के अंदर? तो ये पाया जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ये पॉइंट लिख लेना। मतलब कि प्लाज्म का मतलब मैंने बताया ही है, द्रव होता है, तो कोशिका द्रव, ठीक है। ये पॉइंट एक छूट रहा था यहाँ पर, कोशिका द्रव, ठीक। तो केंद्र के अलावा डीएनए और कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। एक पॉइंट और लिख लो,
कि जो डीएनए है और आरएनए मेड अप, मतलब कि डीएनए जो और आरएनए है ये किसका बना होता है, तो न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड्स का, न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, ठीक है, का बना होता है। अब ये बताओ यहां तक चीजें समझ में आई? यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ठीक है, अगर क्लियर हुआ हो तो अच्छी बात है। ठीक है, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन रहता है तो आप लोग कमेंट में कर सकते हो, जो भी कोई कंफ्यूजन हो इससे रिलेटेड कुछ ना समझ आए तो आप लोग अगर कमेंट करते हो तो अगले दिन उसका हम क्लासिफिकेशन उसको हम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।